आज हम विश्व भूगोल और भारतीय भूगोल पे चर्चा करेंगे। खास करके हम देखेंगे कि सिविल सर्विसेज परीक्षा, खास करके यूपीएससी में जो भूगोल है वो किस तरह से महत्वपूर्ण है और ये काफ़ी किस तरह से वास्ट है, कवर करता है एरिया। और अक्सर आप देखते होंगे तो चाहे वो मुख्य परीक्षा हो या फिर पीटी परीक्षा हो, सभी में इसके अच्छे खासे पोर्शन रहते हैं सिविल सर्विस में खास करके। तो आज हम जो आपको एक मोटे तौर पे कि हम ज्योग्राफी में आपको क्या पढ़ाएंगे, उसके क्या सिलेबस होगा, उसके बारे में चर्चा भी करेंगे। और जब ज्योग्राफी हम शुरू करेंगे उसके बाद इसका पहला जो होता है चैप्टर, उसको कहते हैं ओरिजिन ऑफ अर्थ, खास करके पृथ्वी की उत्पत्ति। तो हम देखेंगे कि ये पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई और किस तरह से हमारा ब्रह्मांड बना, किस तरह से हमारा सोलर सिस्टम का जन्म हुआ और इसमें कितनी थ्योरीज है और वर्तमान में सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कौन सा थ्योरी है। हमेशा देखिए यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है वो आपको ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के पूछ दे। यूपीएससी के क्वेश्चन पूछने का जो तरीका होता है वो तरीका ये होता है कि वो आपको वो क्वेश्चन पूछा जाता है जो करंट से रिलेटेड हो और वो थ्योरी से क्वेश्चन आपको पूछता है, खास करके अगर ज्योग्राफी में देखें या कोई भी सब्जेक्ट में देखें, जो सर्वाधिक मान्यता प्राप्त हो। क्योंकि ज्योग्राफी जो है, आप ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे तो ये एक आर्ट का विषय नहीं है, बल्कि ये आर्ट और साइंस के बीच का सब्जेक्ट है। यानी आप देखेंगे तो इसके अंदर इन्वायरमेंट साइंस भी आपको जुड़ा मिलेगा, इकोलॉजी इन्वायरमेंट भी जुड़ा मिलेगा, ये सारी चीजें ज्योग्राफी के। फिर दूसरी तरफ देखेंगे तो हम लोग मानव भूगोल देखेंगे, उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स क्या होता है, मानव अधिवास किस तरह से होते हैं, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन वर्ल्ड का कैसा होता है। तो इसी सिलसिले में आज हम शुरू करेंगे। तो पहला आपको देखना पड़ेगा, सबसे पहले जब भी कोई आप परीक्षा देते हैं तो उस परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या होता है, अर्थात सिलेबस क्या होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो ये भूगोल है, भूगोल का हम लोग देखते हैं सिलेबस। तो इसमें हम लोग देखेंगे पहली बार कि यूपीएससी के लिए भूगोल का पाठ्यक्रम हम लोग देखेंगे कि आखिर ये पाठ्यक्रम है क्या। तो इसमें मुख्यतः जैसा कि हमने बताया कि आपको दो भूगोल हम लोग पढ़ाएंगे, एक तो वर्ल्ड ज्योग्राफी अर्थात विश्व भूगोल, और दूसरा जो होगा हमारा वो होगा इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। दोनों ही भूगोल काफी महत्वपूर्ण है और हमेशा इन दोनों से काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में पीटी परीक्षा और मुख्य परीक्षा में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है और इंडियन ज्योग्राफी में क्या पूछा जाता है। तो इसको अगर हम देखें तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये देखिए वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी फर्दर तीन भाग में हम लोग बांटते हैं, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी। अब इन तीनों ज्योग्राफी में हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा पोर्शन हम लोग क्वेश्चन एनालिसिस भी करेंगे, यानी विगत 10 वर्षों में यूपीएससी क्या क्वेश्चन पूछा है, खास करके ज्योग्राफी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन है, इंडियन ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें फिजिकल, सोशल और इकोनॉमिक। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि फिजिकल में क्या पूछा जाता है, सोशल में क्या पूछा जाता है और इकोनॉमिक में क्या पूछा जाता है। तो देखिए इसमें हम लोग फिजिकल में देखते हैं। तो फिजिकल में जियोमॉर्फोलॉजी, जिसको भू आकृति विज्ञान कहते हैं, ये क्लाइमेटोलॉजी, जलवायु विज्ञान, काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। उसी तरह से ओशेनोग्राफी अर्थात हम देखेंगे कि समुद्र विज्ञान कि जो हमारे ओशन रिसोर्सेस हैं, खास करके ये ओशन रिसोर्सेस से यूपीएससी में अक्सर आपको मुख्य परीक्षा में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। उसी तरह से हम लोग देखेंगे तो इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, अर्थात इसमें जो इकोलॉजी इन्वायरमेंट आप पढ़ेंगे तो वो फाइनली आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी से रिलेटेड होता है। तो उसमें हम लोग एक शॉर्ट में देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो इसको हम लोग ये सारी सब सब्जेक्ट है। उसी तरह से दूसरा है हमारा आपको सामाजिक भूगोल। तो सामाजिक भूगोल देखते हैं हम लोग। दूसरा है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल में हम लोग देखेंगे सेटलमेंट के बारे में और सामाजिक भूगोल में हम लोग देखेंगे कि जो सेटलमेंट है हमारा उसके बारे में, उसी तरह से देखेंगे पॉपुलेशन के बारे में, उसी तरह से देखेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट अर्थात मानव विकास क्या होता है, इसको हम लोग देखेंगे।
उसी तरह से हम लोग फिर आर्थिक भूगोल में देखेंगे। तो आर्थिक भूगोल में हम लोग देखेंगे जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेस हैं उस तरह से, उसी तरह से एग्रीकल्चर के बारे में देखेंगे, उसी तरह से जो हमारा ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है उसके बारे में। तो ये सारी चीज़ें आपको आर्थिक भूगोल में सम्मिलित होंगे। उसी तरह से इसका आगे हम लोग देखें तो भारतीय भूगोल। अब हमारा ये सामाजिक भूगोल के बारे में, जैसे कि मैंने बताया था कि सेटलमेंट पैटर्न के बारे में पढ़ेंगे, अधिवास संरचना, उसके बाद मानव पॉपुलेशन, मानव यानी जनसंख्या संरचना, उसके बाद मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट आखिर क्या होता है, किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया जाता है। उसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे जियोपॉलिटिकल, जैसे आज आप लोग पूछते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन जो बनता है, जैसे साउथ चाइना सी का आप देखेंगे तो किस तरह से अगर कोई देश के बीच सीमा विवाद होता है तो सीमा विवाद के कितने प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो हमारा क्लास होगा, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, ये पीटी कम मेंस है, अर्थात आपको पीटी के लिए भी तैयारी किया जाएगा, लेकिन इसमें हम लोग फोकस करेंगे कि मेंस आपका पूरा कवर हो जाएगा और पीटी का 100% आपका जो भी क्वेश्चन होगा उसी से आपका आएगा। क्योंकि यूपीएससी में आप जानते हैं कि यूपीएससी में कॉन्सेप्ट पे आधारित क्वेश्चन होता है, तो इसको भू राजनीतिक कहते हैं। अब आगे हम लोग देखेंगे तो आर्थिक भूगोल, तो इसमें प्राइमरी सेकेंडरी सेक्टर एक्टिविटीज क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसी तरह से ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो हमारा परिवहन व्यवस्था है उसके बारे में, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन एंड ट्रेड के बारे में। तो ये सारी चीजें जो होंगी वो हमारे विश्व भूगोल के संदर्भ में है। अब हम लोग इसके बाद देखेंगे भारतीय भूगोल अर्थात इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी के बारे में आगे आते हैं हम लोग। तो अब हम लोग ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में आपसे हम बातें कर रहे थे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में ये सारी चीजें हैं। अब हम देखेंगे हमारा भारतीय भूगोल अर्थात इंडियन ज्योग्राफी के बारे में देखेंगे। तो इंडियन ज्योग्राफी, तो इसको भी हम 3 भाग में बांटते हैं, भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल में। तो एक एक करके हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा है। तो फिजिकल में हम लोग देखेंगे इंडियाज लोकेशन एंड सेटिंग, कि भारत की स्थिति क्या है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और स्वरूप। उसी तरह से हम लोग देखेंगे फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, अर्थात भारत की भौतिक स्वरूप आपका क्या है, भौतिक संरचना है। उसी तरह से हम लोग देखेंगे जो नदी तंत्र है जिसको ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं, इसको अपवाह तंत्र हिंदी में बोला जाता है। इसमें हम लोग जानेंगे कि भारतीय अपवाह तंत्र क्या है, और खास करके प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र और जो हमारा हिमालय अपवाह तंत्र है इसमें क्या डिफरेंसेस है, इस पे भी हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। और इससे अक्सर इस बार भी पूछा है यूपीएससी में, आप जानते हैं पीटी में क्वेश्चन, तो अक्सर इस पे क्वेश्चन आते रहते हैं। उसी तरह से क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल, अर्थात जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति और मिट्टी, अर्थात भारत की किस एरिया की मिट्टी कैसी है, किस तरह से वहाँ का जलवायु है, ये सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़ाया जाएगा। उसी तरह से हम लोग देखेंगे एक और चैप्टर होता है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, ये तो खैर एक अलग ही विषय है, लेकिन उसके बारे में हम लोग ब्रीफली जानेंगे कि नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर क्या होता है, यानी हजार्ड्स किसको कहते हैं, डिजास्टर किसको कहते हैं, तो ये भी हम लोग इसमें जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप लोग देखेंगे। तो ये हमारा भौतिक भूगोल होगा। उसके बाद हम देखेंगे सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल, तो सामाजिक भूगोल में मुख्यतः हम लोग देखेंगे फिर वही सेटलमेंट पैटर्न हमारा क्या होगा, सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल, ये सामाजिक भूगोल। तो सामाजिक भूगोल में हम लोग देखेंगे कि सेटलमेंट पैटर्न, माइग्रेशन और जनसंख्या, यानी हमारा जनसंख्या का कंपोजिशन क्या है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। माइग्रेशन, खास करके माइग्रेशन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो कोरोना काल आया था आप देखे थे तो किस तरह से माइग्रेंट का समस्या आया था, और इस पे अक्सर मुख्य परीक्षा में तो क्वेश्चन आता ही आता है यूपीएससी में, चाहे आप यूपीएससी का क्वेश्चन उठा के देख लें या अदर स्टेट पीसीएस का आप देखेंगे तो इस पे हमेशा आपको माइग्रेशन पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन होगा कि क्या कारण है कि नॉर्थ इंडिया का लोग जो है वो साउथ इंडिया की तरफ माइग्रेट करते हैं, माइग्रेशन के क्या क्या कारण हैं, उसके फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं, इस सारी चीजों पे हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे अधिवास, अधिवास संरचना क्या है, और उसके बाद पॉपुलेशन कंपोजिशन, यानी भारत में बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं वो किस तरह से
पॉपुलेशन को उसको हम लेके देखते हैं, क्या पॉपुलेशन हमारे लिए समस्या है या एक वरदान है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे आर्थिक भूगोल। तो आर्थिक भूगोल जो है वो आप देखें तो ये काफी महत्वपूर्ण है। इसमें आपको जितने भी रिसोर्सेस हैं, अर्थात वो देखेंगे लैंड रिसोर्सेस, वाटर रिसोर्सेस, इंडियन एग्रीकल्चर, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेस, तो ये सारे संसाधन यानी रिसोर्सेस अर्थात संसाधन, भूमि संसाधन, भारतीय कृषि, जल संसाधन और खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, इस पे हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रहा है, यानी जो हमारे देश में हम देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो वो किस तरह से हमारा संसाधन में परिवर्तन हो रहा है। तो ये उसी तरह से इकोनॉमिक में और हम लोग देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में क्या है, उसी तरह से परिवहन एवं संचार भी देखेंगे, उसके बाद रीजनल डेवलपमेंट के बाद भी देखेंगे और थोड़ी सी चर्चा हम लोग कर लेंगे कि सतत विकास क्या होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसको कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको आर्थिक में आएंगी। अब हम ये जो आपको बताएं ये आपको इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी था, ये दोनों पढ़ेंगे तो फिर इसमें हमारा वक्त कितना लगेगा। तो हमारे पास जो अब ये क्लास होगा, इस क्लास में हम लोग टोटल तकरीबन हम देखेंगे तो दोनों को 35-35 क्लास में बांटे, चूंकि ज्योग्राफी काफी वास्ट सब्जेक्ट है, आपके पास मैंने सिलेबस भी रखा, तो इस सिलेबस से हम लोग देखेंगे कि टोटल हमारा 70 क्लास मतलब 70 क्लास हो जाएगा, 140 आवर्स हो जाएगा टोटल। तो इसमें आपको टोटल ज्योग्राफी कवर हो जाएगा, इंडिया भी हो जाएगा, वर्ल्ड भी हो जाएगा। और इस संदर्भ में हम लोग देखें कि विगत यानी कि कौन से ईयर में जो क्वेश्चन है, तो 10 साल का क्वेश्चन एनालिसिस मैंने किया है, जो आप लोग इसको देख सकते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। यानी पीटी का क्वेश्चन एनालिसिस है, फिर मुख्य परीक्षा में तो पूछता ही है। तो पीटी का अगर हम लोग देखें क्वेश्चन एनालिसिस, तो टोटल पीटी में आप देखेंगे तो हर साल 18 से 20 क्वेश्चन आता है आपको ज्योग्राफी से। तो इसको हम लोग यहाँ देख लें, तो ये देखें तो ये इस तरह से आता है। तो ये देखिए क्वेश्चन एनालिसिस, अगर हम देखें इसको तो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, क्वेश्चन हाईएस्ट नंबर पूछा गया है 18, 20, इसी तरह से लगभग ये क्वेश्चन आपको यूपीएससी में पूछे जाते हैं। अब देखेंगे तो इसमें आप देखें फिजिकल ज्योग्राफी, तो फिजिकल ज्योग्राफी में आप देखेंगे तो इंडिया और वर्ल्ड में इंडिया में 31 है और इसमें आपको 37 क्वेश्चन पूछा गया विगत वर्षों में, अगर हम उसका एनालाइज करें तो। उसी तरह से इकोनॉमिक 19 है और इसको हमने जो क्वेश्चन एनालिसिस किया था उससे अगर देखेंगे तो जो फिजिकल ज्योग्राफी है जो मैंने आपको बताया था उससे टोटल तकरीबन 72.6%, यानी आप आर्थिक भूगोल को छोड़ दें या सामाजिक भूगोल, वो भी काफी महत्वपूर्ण है खास करके मुख्य परीक्षा के लिए, लेकिन यदि हम पीटी परीक्षा को देखें तो 72.6% टोटल क्वेश्चन का आपको आता है। तो आपको फिजिकल पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। और हमारा यहाँ क्लास जो होगा, चूंकि ज्यादातर बच्चों को जो सबसे ज्यादा समस्या होती है वो फिजिकल ज्योग्राफी में होती है, तो आप लोगों के हर समस्या किस तरह का होता है उसका हम समाधान यहाँ करेंगे और उस हिसाब से आपको यहाँ सारे मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। और हम जितने भी हमारे एक हफ्ते में क्लासेस होंगे उसका हम एक टेस्ट पेपर भी आप लोगों को दे देंगे उस सब्जेक्ट का, ताकि आप लोग उससे बनाएं कि पीटी कितना आपका हल हो सकता है, इस पे भी हम लोग कर सकते हैं चर्चा। उसके बाद देखेंगे तो आपको पढ़ना क्या है फिजिकल ज्योग्राफी के लिए। तो जैसा कि मैं शुरू में ही कहता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी किताब जो है उस पर फोकस करना है, क्योंकि एनसीईआरटी किताब ऑथेंटिक होती है। तो अब कौन सी एनसीईआरटी किताब करना है, तो वो आपको फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी जो आती है 11th की, वो एनसीईआरटी की है, इसको आप लोग को करना होगा। और उसी तरह से अगर और पढ़ना चाहें तो सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ये गोचोलोंग, ये बेसिकली इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए आता है, लेकिन आप हिंदी माध्यम वाले भी इसको देख सकते हैं। और अगर नहीं भी आप लोग को ये प्रोवाइड हो तो ये सारी चीजें जो है मटेरियल आपको इस कोचिंग के द्वारा आपको मिल जाएगा, इस नोट्स के द्वारा मिल जाएगा। ये सारा वही मटेरियल जो इंग्लिश में स्टैंडर्ड है वही मटेरियल आपको हिंदी में मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं आपको महसूस होगी। उसी तरह से आप ज्योग्राफी में जो पढ़ेंगे तो वो ज्योग्राफी में ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय माजिद हुसैन, तो माजिद हुसैन का जो एक भूगोल आता है वो आप पढ़ेंगे तो वो सबसे बेस्ट माना जाता है यूपीएससी परीक्षा के लिए। तो ये सारी चीजें थी, तो ये हमने एक ज्योग्राफी के लिए डिस्कशन किया। अब
क्लास जो है खास करके जब हम लोग ऑनलाइन क्लास की बात करते हैं तो ऑनलाइन क्लास में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको थोड़ी सी समझनी होगी। जो हम लोग विगत कई वर्षों से हम लोग ये ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं और बहुत सारे लोग जानते हैं जो यूट्यूब पे हमको देखते भी हैं, तो उस हिसाब से आप देखेंगे तो जो ये ऑनलाइन लेक्चर होता है उसमें 2-3 चीज़ आपको बहुत ही महत्वपूर्ण करनी होती है। बात नंबर 1 कि आपको सीरियस होना होता है। आप ऐसा नहीं कि आप मोबाइल ऑन कर दें, ऑनलाइन आ जाएं और आप गेम खेलने चले जाएं। तो सीरियसनेस पहला शर्त है आपको, चूंकि आपको कामयाब होना है। आप कोई बच्चे नहीं है जो आप कोई स्कूल के बच्चे तो है नहीं कि आपको पास होना है, आपको यहाँ कम्पीट करना है, आपको IAS बनना है। तो जब आपको IAS बनना होता है, जब कोई भी आप PCS वगैरह में जाते हैं तो आपके लिए सबसे अहम चीज़ हो जाती है, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है कि आप किस तरह से इसको सीरियसली लेते हैं। उसके साथ ही दूसरी चीज जो होती है ऑनलाइन के साथ आपका प्रैक्टिस होता है। जैसे कि 1 हफ्ता सर ने आपको पढ़ाया बहुत सारी चीजें, आप जाने कि भाई जैसे कि मैंने आपको 2 घंटे का क्लास, ठीक है, अब ये 2 घंटे का क्लास में पौने 2 घंटे में कोशिश में करूंगा खत्म कर देने का, या 10 मिनट पहले आप ये कर सकते हैं कि 10 मिनट का एक सेशन आप रख लें कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। क्योंकि ज्योग्राफी ऐसा चीज है, खास करके जब मैंने बताया कि फिजिकल ज्योग्राफी 72.6% के लगभग आप देखेंगे पीटी में क्वेश्चन आपका फिजिकल से आता है। इस बार भी फिजिकल में पूछा है, आपने देखा है इंडिया के बारे में पूछा है कि वो जो इंडिया का नदी सिंधु नदी तंत्र के बारे में उसके आगे पूछा है, वो पूछा है। उसी तरह से आपको एक ब्लू कार्बन के बारे में पूछा, वो फिजिकल से ही रिलेटेड है, वैसे इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। तो ये सारी क्वेश्चंस, ये सारे चीज जो पूछे जाते हैं खास करके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको आपको सीरियसली लेना होगा और कॉन्सेप्ट को समझना होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए साधारणतः आप बुक पढ़ते हैं, बुक में आपको एक 3D 2D पिक्चर नहीं हो सकता, वो सीधा एक लाइन खींच के दे दिया जाता है, ठीक है। लेकिन ठीक है, चलिए आप मुख्य परीक्षा में जब लिखेंगे तो वही लाइन आपको देना पड़ेगा, चूंकि आपको टाइम बचेगा। लेकिन लिखने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आप ये फिगर बना किस चीज की रहे हैं। तो जब आपको समझना पड़ेगा तो उसके लिए चाहिए आपको एनिमेशन। तो जैसे कि अभी मैं आपको ओरिजिन ऑफ अर्थ बताऊंगा तो उसमें बताऊंगा किस तरह से एनिमेशन होता है। तो ये सारी चीजें आपको समझना होगा ओरिजिन ऑफ अर्थ के विषय में। तो अब हम लोग जैसे चैप्टर करेंगे, जैसे कि हम लोग एनिमेशन की बात करते हैं तो एनिमेशन में आपको वो सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ें ऑनलाइन के एक फ़ायदे हैं कि आप पूरी तरह से क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ आप इसको समझते हैं। और आप जब आधुनिकतम तकनीक का युग है तो आधुनिकतम तकनीक का आप उपयोग करेंगे तो आपको सफलता बहुत ही आसानी हो जाती है सिविल सर्विस वगैरह करने। तो इसीलिए जो हमारे कोचिंग्स हैं, जो हमारे माध्यम है, इनके फाउंडेशन बैच में आप लोग जुड़ें और हम जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब करें या जो आप ज्वाइन करें, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलने वाली हैं। तो चलिए, अब ये था हमारा एक ज्योग्राफी का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले चैप्टर से। जैसे कि मैंने बताया कि जियोमॉर्फोलॉजी हम पढ़ाएंगे आपको। तो जियोमॉर्फोलॉजी में क्या है, ओरिजिन ऑफ अर्थ है, आपको बताएंगे ओरिजिन ऑफ अर्थ के बाद इंटीरियर ऑफ द अर्थ, के अर्थ के कौन कौन से लेयर्स होते हैं, उस लेयर्स को कैसे हम पहचानते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो हमारा अर्थ है और जो हमारा उसका लेयर है, उसके रॉक्स वगैरह हैं, उसका फिर मूवमेंट किस तरह से होता है, किस तरह से जो है सो जियोमॉर्फिक प्रोसेस होता है, किस तरह से हमारी पहाड़ पठार नदियाँ बनते हैं, किस तरह से हमारा जो भूकंप आता है, प्लेट टेक्टोनिक क्या है, वोल्केनिज्म क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसी में ये सारा कवर होगा आपके इस सब्जेक्ट के अंदर। तो अब पहला जो हम लोग शुरुआत कर रहे हैं वो पहला है आपका ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो चलिए हम समझते हैं कि ये हमारा, तो हम लोग ओरिजिन ऑफ अर्थ के बारे में भी पढ़ेंगे। तो ओरिजिन ऑफ अर्थ में बेसिकली हम लोग सिद्धांत ये देखेंगे कि जो हमारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड कैसे बना, कब बना और इसकी बनने की प्रक्रिया क्यों होगी। क्योंकि जब तक कि हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स नहीं समझेंगे, सोलर सिस्टम नहीं समझेंगे, तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे कि हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इस बारे में हम लोग समझेंगे कि पहले ब्रह्मांड आखिर है क्या, ब्रह्मांड के लिए कौन कौन से आधुनिक सिद्धांत हैं, इसके बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो ब्रह्मांड का अर्थ आप अगर लिखें तो इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं कि ब्रह्मांड किसको कहते हैं। तो
हमारा जो ब्रह्मांड है, अब ब्रह्मांड से हम लोग चर्चा करते हैं, यूनिवर्स। तो हमारा जो ब्रह्मांड है, जिस ब्रह्मांड को हम लोग देखते हैं, जिसको हम ऑब्जर्व करते रहते हैं, अवलोकन युक्त ब्रह्मांड, यानी उसमें सारी चीजें आपको अब देखा कि ये पूरा ब्रह्मांड है, ये सारी मिला हुआ है। तो इसको अगर हम मापें कि अगर यहाँ है ब्रह्मांड और यहाँ ब्रह्मांड की सीमा है, जहां तक हम देख सकते हैं, जिसको कहते हैं ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, यानी जिसको कहते हैं अवलोकन योग्य ब्रह्मांड, यानी जिस ब्रह्मांड को हम लोग देखते हैं। तो इसकी जो व्यास है, इसको अगर हम देखें, इसको यहां से यहां पूरा, तो ये लगभग 93 बिलियन लाइट ईयर है। यानी 93 बिलियन लाइट ईयर है, यानी 93 अरब प्रकाश वर्ष है। यानी इसको अगर हिंदी में हम लोग दें तो 93 अरब प्रकाश वर्ष, यानी जो ब्रह्मांड हमको दिखाई देता है जब हम देखते हैं यहां से यहां तक, तो वो तो टोटल होता है 93 अरब प्रकाश वर्ष। अब हम देखेंगे कि आखिर ये ब्रह्मांड है क्या। अगर हम पूरा ब्रह्मांड, तो ये तो हम जो देख सकते हैं, लेकिन जो इससे आगे भी हो सकता है, इससे आगे भी हो सकता है, इसका अभी तक कोई अनुमान नहीं लगाया गया है। इसी के अनुमान लगाने के लिए हाल ही में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 25 दिसंबर को छोड़ा गया है अमेरिका द्वारा। हो सकता है कि वो इससे और आगे भी देख पाए। जब हम अपनी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हैं, तो चलिए, जब हम अपनी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हैं, तो इसके आधुनिक सिद्धांत के बारे में हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग आगे इसका सिद्धांत आधुनिक क्या है, वो भी देख लेंगे हम लोग। तो आधुनिक सिद्धांत जो है, जिसको हम लोग कहते हैं, वो आधुनिक सिद्धांत मुख्यतः आपको जो है वो है आपको बिग बैंग थ्योरी। आखिर बिग बैंग थ्योरी है क्या? क्योंकि जितने भी वैज्ञानिक हैं पूरे विश्व के अंदर, वो इत्तेफाक राय, यानी कि एकजुट है कि ये जो हमारा यूनिवर्स है, वो यूनिवर्स आपको बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग की वजह से बना। एक बहुत महाविस्फोट हुआ, जिसको हिंदी में कहते हैं महाविस्फोट थ्योरी। तो अब हम देखेंगे कि ये थ्योरी, अर्थात ये बिग बैंग थ्योरी जो है, इसके सिद्धांत किसने दिया, कब दिया, और ये किस तरह से और ओरिजिनेट हुआ, और फाइनली किस तरह इसको, इस बिग बैंग सिद्धांत को रिकॉग्नाइज किया गया। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम जब बिग बैंग की बात करते हैं, बिग बैंग थ्योरी, महाविस्फोट, तो ये बिग बैंग थ्योरी, या जिसको महाविस्फोट सिद्धांत कहा जाता है, बिग बैंग या महाविस्फोट सिद्धांत, तो ये थ्योरी आप देखेंगे, तो ये थ्योरी 1920 के दशक में, 1920 के दशक में जॉर्जेस लेमेरे और अलेक्जेंडर फ्रीडमैन, बेसिकली आप बुक में पढ़ेंगे तो अलेक्जेंडर फ्रीडमैन और आप देखेंगे जॉर्जेस लेमेरे, जॉर्जेस लेमेरे नाम था इनका, ये इन्होंने दिया था। ली मैरी, तो ये
TRE है लिमेटर। ये बेसिकली ये बेल्जियम का था और ये रूस का था, ये रूस का था और ये बेल्जियम का था, ये दोनों ने दिया था। तो रशियन और बेल्जियम का ये दोनों सिद्धांत इन्होंने पहली बार ये दिया, क्या, महाविस्फोट सिद्धांत। कब? 1920 के दशक में। अब इसके बाद आप देखेंगे तो मुख्यतः अब इसको देखें इस तरह से, ये तो दिया, लेकिन उस वक्त ये माना जा रहा था जो भी हम यूनिवर्स में देखते हैं वो एक ही जगह फैल नहीं रहा है, लेकिन ये दोनों ने कहा कि नहीं, ऐसा फैल रहा है। लेकिन इस फील्ड में क्रांतिकारी परिवर्तन तब आया जब 1940 में जॉर्ज गैमोव नाम था एक बंदे का, जॉर्ज गैमोव। ये जॉर्ज गैमोव साहब 1940 में आए और इन्होंने कहा कि इसको संशोधित किया। ये संशोधित करने का इनका मेन उद्देश्य ये था कि इनका कहना था कि ये जो ये दिए हैं कि महाविस्फोट इस तरह से जो हो रहा है, तो ये इन्होंने कहा था कि फैल रहा है, लेकिन फैल रहा है, लेकिन कैसे फैल रहा है, कहाँ से विस्फोट हुआ। तो जब और सारे थ्योरीज आए तो पता चला कि जहाँ से ये फैल रहा है तो उससे पहले कहीं ना कहीं ये सारी चीजें एक बिंदु पे थी जिसको कॉस्मिक एक कहते थे। वो आगे हम लोग देखेंगे कि ये एक बिंदु क्यों है। तो ये 40 के दशक में ही आपको बिग बैंग शब्द का प्रयोग किया गया, यानी बिग बैंग टर्म सबसे पहले 1940 के दशक में किया गया। तो देखिए यहां कितना इंपॉर्टेंट चीज है, संशोधित किया जॉर्ज गैमोव ने। अलेक्जेंडर फ्रीडमैन, यही नाम आपको आता है। अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने 1920 में आपको यह सिद्धांत दिया और यह सिद्धांत देने के बाद अलेक्जेंडर फ्रीडमैन जो है दिया और ये किया, लेकिन ये बिग बैंग टर्म इन दोनों में से न तो ये दिया न तो ये दिया, नहीं अलेक्जेंडर फ्रीडमैन ने दिया और न ही जॉर्ज गैमोव ने बिग बैंग। तो बिग बैंग शब्द किसने दिया, ये भी कभी कभी पूछा जाता है आपके क्वेश्चन में कि बिग बैंग शब्द टर्मिनोलॉजी किसने दिया, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो बिग बैंग टर्म जो दिया गया उसका नाम था फ्रेड होयल, इस तरह से नाम है इनका, ये लिख लीजिए आप लोग। फ्रेड हो या FRED, फ्रेड होयल। ये साहब जो थे फ्रेड होयल, तो इन्होंने 1940 के दशक में, 1940 में इन्होंने ये टर्म दिया बिग बैंग, यानी महाविस्फोट। लेकिन मजे की बात ये थी, वो काफी इंटरेस्टिंग बात था कि ये जो बिग बैंग टर्म दिया, ये बिग बैंग टर्म के खिलाफ थे, यानी ये कहते थे कि ये बात सही है कि विस्फोट नहीं मतलब हुआ होगा, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि यूनिवर्स फैल रहा है, ऐसा फैलता नहीं है। उनका कहना था कि जो अगर यूनिवर्स फैल जाता है और आप कह रहे हैं कि बीच में खाली हो जाता है, वहां कुछ ना कुछ जो मटेरियल है वो आ जाते हैं। जब वो मटेरियल आ जाते हैं तो ये क्या होता है, हमारा जो ब्रह्मांड है वो एक ही स्थिति हमेशा बनी रहती है, यानी ये फैल नहीं रही है, वो देखने में हमेशा एक ही रहेगा। इसको इन्होंने कहा है स्टेडी स्टेट सिद्धांत। तो ये सारी सिद्धांतें थी, तो लेकिन मुख्य सिद्धांत जो हमारा है वो बिग बैंग। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि आखिर ये बिग बैंग सिद्धांत था क्या। तो बिग बैंग सिद्धांत ये था कि इसको अगर हम देखें तो चलिए बिग बैंग सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। अब बिग बैंग सिद्धांत यह था कि आज से 13.8 अरब साल पहले ब्रह्मांड के सारी चीजें एक छोटा सा एक बिंदु, जिसको आप एटम से भी छोटा कह सकते हैं, एटम से भी छोटा कण कह सकते हैं, उसी में समाहित था, जिसको वैज्ञानिकों ने कहा था कॉस्मिक एग।
कॉस्मिक एग कहा था। अब वैज्ञानिक का कहना था कि ये जो कॉस्मिक एग है इसमें अत्यधिक टेम्परेचर है और अत्यधिक डेंसिटी है, यानी इतना ज्यादा घनत्व और इतना ज्यादा था कि अनंत। अब इस घनत्व और इस दबाव के कारण क्या हो गया कि इसमें महाविस्फोट हो गया। अब ये विस्फोट होकर चारों तरफ फैल गया, इस तरह से चारों तरफ फैल गया। अब फैलने के पश्चात क्या हुआ कि जो इसके कण थे, जो एक छोटा सा कण था, वो सब एटॉमिक पार्टिकल में विभाजित हो गए और इसके अंदर आगे आके ये पीरियड इन्फ्लेशन का रहा था। इसके आगे आके आप देखेंगे तो ये आपका हाइड्रोजन और फिर उसी से हीलियम बना। ये पहले तत्व थे, ये दोनों हाइड्रोजन और हीलियम बना। फिर ये तकरीबन आते आते आपका हमारा फिर ब्रह्मांड बना और फिर फाइनली हमारा ये गैलेक्सी बना और ये गैलेक्सी में हमारा ये एक सोलर सिस्टम हमारा बना। और ये सोलर सिस्टम कितना साल पहले बना? 4.6 बिलियन यानी अरब साल पहले, अरब साल पहले, यानी 4.6 अरब साल पहले हमारा सौर मंडल बना। और ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि जब हम पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ेंगे और पृथ्वी की आंतरिक कोर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से आंतरिक कोर का हम पता लगाते हैं और किस तरह से आंतरिक कोर का स्ट्रक्चर है, तो उसमें हम देखेंगे, क्योंकि जो इसका आंतरिक कोर है आप देखेंगे तो आंतरिक कोर जो है वो सोलर सिस्टम के टाइम में ही बना था। तो अब हम लोग इसमें प्रमुख रूप से देखेंगे कि जो हमारा सोलर सिस्टम है तो खास करके हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है। तो हमारा मिल्की वे गैलेक्सी भी आपका देखेंगे, जिसको आकाश गंगा हम लोग कहते हैं, जो अपना मिल्की वे है। तो मिल्की वे में आपका जो हमारा सूरज, ये मिल्की वे जैसा कि मैंने बताया। अब देखिए ये ब्रह्मांड का निर्माण हो गया, 4.6 अरब साल पहले हमारा सूरज निर्माण हो गया। तो हमारा सूरज कहाँ है? मिल्की वे गैलेक्सी। तो आज हम ये ब्रह्मांड की बात कर रहे थे, तो चलिए देखते हैं। तो हमारा मिल्की वे जो है वो हमारा जो मिल्की वे है वो हमारा गैलेक्सी, हमारी गैलेक्सी को कहते हैं ये मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है। और जब हम अपनी गैलेक्सी को देखते हैं तो मिल्की वे का एक सेंटर होता है ये, और इसी में देखेंगे तो सारे, तो ये एक स्पाइरल गैलेक्सी टाइप से है, इस तरह से इस तरह से इस तरह से इस तरह से आप देखेंगे तो ये। अब इसका जो ये है वो है सेरिगेटस ए, इसका जो मिल्की वे का केंद्र है। और मिल्की वे में भी हम देखेंगे तो जो हमारा सौर मंडल है यहाँ पे है अगर, तो ये कहते हैं ओरायन का, ओरायन ओरायन आर्म, ओरायन आर्म पे हमारा सोलर सिस्टम है, यानी मिल्की वे के ओरायन आर्म पे हमारा सोलर सिस्टम है। और ये सोलर सिस्टम हमारा 4.6 बिलियन साल पहले का है। अब हम देखेंगे तो हमारा सूरज के बारे में हम बात करें तो ये सोलर सिस्टम है। अब ये सोलर सिस्टम में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? हमारा सन है। सूर्य जो है वो सारे हमारे धरती पे जो भी एक्टिविटीज होते हैं वो सबका स्रोत, सारे ऊर्जा का। इवन आप जो भी यूज कर रहे हैं, अगर आप बिजली यूज कर रहे हैं, कोयला यूज कर रहे हैं, ये जो भी यूज कर रहे हैं एनर्जी, जब हम एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, उस सारे एनर्जी रिसोर्सेज का सोर्स जो है हमारा सन है। तो अब हम लोग थोड़ा सन के बारे में देख लें। तो हमारा सूर्य जो है, सूर्य के बारे में थोड़ा हम लोग जान लें। सन के बारे में हम लोग जानेंगे, सन के बारे में। तो जो हमारा सन है वो पूरे सौर सिस्टम का, सोलर सिस्टम का, क्योंकि सन के बाद
सोलर सिस्टम का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हमारा सन है। तो हम लोग एक नज़र सोलर सिस्टम पे भी डालेंगे कि सोलर सिस्टम में हमारे जो 8 ग्रह हैं वो किस तरह से अरेंज में हैं, और किसको हम एक्सटर्नल ग्रह कहते हैं, किसको इंटरनल ग्रह कहते हैं, इस क्यों बना है, ये सारी चीज़ें हम लोग जिक्र करेंगे। तो ये जो है पूरे सौर मंडल का ब्रह्मांड का 99.98% द्रव्यमान जो है पूरे सोलर सिस्टम का वो सूर्य में है। वो आप देखें तो सूर्य में निहित है। उसी तरह से ये हमारे सूर्य जो है वो पृथ्वी से कितना दूर है, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूर है पृथ्वी से। ये एवरेज दूरी है सूर्य का। अगर हम देखें तो सूर्य जो है हमारा वो पृथ्वी से ये एवरेज दूरी है, लेकिन दो तरह से होता है। एक को हम लोग कहते हैं पेरीहीलियन और एक को कहते हैं एपोहीलियन। पेरीहीलियन जो होता है वो मुख्यतः आपको सबसे नजदीक, जैसे कि हम लोग जानते हैं ये हमारा सन है और ये हमारा अर्थ पृथ्वी है। तो ये सूरज का इस तरह से चक्कर लगाता है, इस तरह से चक्कर लगाता है। तो इस तरह से जब चक्कर लगाता है तो पृथ्वी जब यहां होता है, सपोज करें यहां, और फिर देखिए एक टाइम होगा जब यहां होगा पृथ्वी हमारा इस तरह से। तो चूंकि इसका जो पाथ होता है, इस तरह का पाथ होता है पृथ्वी का और सूरज का, तो जब यहां होता है तो सूरज सबसे नजदीक होगा पृथ्वी का, और जब यहां होगा पृथ्वी तो दूर होगा। तो जब सबसे नजदीक पृथ्वी होता है तब इसकी दूरी होती है 14 करोड़ 71 लाख किलोमीटर। 14 करोड़ 71 लाख किलोमीटर होता है, करोड़ किलोमीटर 14 पॉइंट। और जब सबसे ज्यादा दूर होता है, यानी जब हमारा सूर्य सबसे ज्यादा दूर होता है तब कितना होता है, 15 करोड़ 21 लाख, 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर होता है। 15 करोड़ 21 लाख करोड़ किलोमीटर, यानी 15 करोड़ 21 लाख किलोमीटर दूर होता है। तो इसको कहते हैं पेरीहीलियन, और इसको कहते हैं एपोहीलियन। तो मतलब जब पृथ्वी से सूरज दूर होता है तो एपोहीलियन। और ये सिचुएशन जो होता है ये होता है आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में, यानी आप ये समझ लें कभी 4 जनवरी कभी 3 जनवरी को होता है, लेकिन नॉर्मल 4 जनवरी माना जाता है। लेकिन जैसे कि अगर हम देखें कि 2022 में इस वर्ष 4 जनवरी को सबसे सूरज हमसे दूर था, लेकिन फिर भी ठंडा लगता है। ये भी एक आश्चर्य की बात है, क्योंकि जो हमारा सूरज है वो एक अक्ष पे झुका हुआ है, वो जैसे हमारा मौसम चेंज होता है तो वो सारी चीजें हैं। अब ये जो होता है जो सबसे नजदीक होता है, सबसे दूर जब होता है तो वो जुलाई में होता है, वो 4 जुलाई यानी जुलाई फर्स्ट वीक में होता है। तो अगर हम देखें तो 2022 में ये क्या है, 2022 में ये 4 जनवरी को है। अगर इस वर्ष देखें 2022 में तो ये 4 जनवरी को हमारा सबसे नजदीक हमारा सूरज पड़ता है। लेकिन अगर 2024 में देखेंगे तो 3 जनवरी को ही हो जाएगा। 2024 में अगर हम देखें तो 3 जनवरी को सबसे नजदीक होगा। तो ऐसा ये चेंज होता रहता है। 2021 में ये 2 जनवरी को ही सबसे नजदीक था। उसी तरह से ये भी जैसे कि मैंने बताया कि ये 4 जुलाई को होता है। अगर 2022 का हम देखें आंकड़ा तो 2022 में ये 4 जुलाई को होगा, लेकिन अगर हम 2023 में देखें तो ये 7 जुलाई को होगा, यानी सबसे दूर। तो इसको कहते हैं एपीहीलियन, पेरीहीलियन। तो ये सन की, सूरज की बात हम लोग कर रहे थे। तो सूरज का तापमान की अगर हम बात करें, ये जो हमारा सूरज का सरफेस है उस पर भी हम लोग चर्चा करते हैं। ये लिख लिया आप लोगों ने, तो आगे चलते हैं। अब सूरज की, तो सूरज जो होता है
तो सूर्य का तापमान, जैसे ये सन है हमारा, ये देखें, तो सन का कोर का अलग टेम्परेचर होगा और ऊपर का अलग टेम्परेचर। जो इसका ऊपर का होता है जिसको कहा जाता है हेलियोस्फीयर, या सूरज का जो ऊपर का तापमान होता है सरफेस टेम्परेचर, वो होता है आपका इसका सूरज के सतह का 6000 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसी तरह से अगर इसके कोर का टेम्परेचर देखेंगे हम लोग, इसका जो कोर होता है तो वो तकरीबन है 15 मिलियन, यानी 1,50,00,000 है ना, करोड़ डिग्री सेल्सियस होता है, करोड़ डिग्री सी होता है, यानी 1.5 मिलियन डिग्री सी होता है इसके कोर का टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर। लेकिन हम लोग जब सूरज को देखते हैं, आपने सूरज को देखा होगा, तो सूरज में आप जानते हैं कि सूरज में धब्बा होता है, हल्का हल्का धब्बा होता है। तो धब्बा का जो टेम्परेचर होता है वो कम होता है। ठीक है, तो जो अगर सन स्पॉट का अगर टेम्परेचर आपसे पूछा जाए तो आप ये देखिए कि सन स्पॉट का जो टेम्परेचर होता है वो आपको होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। तो सन स्पॉट का टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेल्सियस। अब हम ये सूरज के बारे में बात कर रहे थे, तो ये इसका टेम्परेचर है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें कि सूरज जो बना किस चीज से है, सूरज में सबसे ज्यादा कौन सा मटेरियल है, तो सूरज का मटेरियल के बारे में अगर हम बात करें सन के बारे में, तो टोटल हमारा सूरज जो है उसमें मुख्यतः आप देखेंगे कि दो ही तत्व, दो ही एलिमेंट है, वो है आपको हाइड्रोजन और हीलियम। तो हाइड्रोजन को अगर हम देखें H2 और दूसरा है क्या, हीलियम। ठीक है, तो हाइड्रोजन और हीलियम है, तो ये 73.46%, ये क्या है, हाइड्रोजन। दूसरा नंबर पर हीलियम है 24.8%, और बाकी अदर एलिमेंट, अदर हेवियर एलिमेंट, अन्य भारी एलिमेंट या अन्य कोई भी जो भारी एलिमेंट है, जो भारी तत्व है वो है, तो वो है 0.19 1.69 है। वन 1.69 टोटल आपका 100%। तो ये है आपका इतना परसेंट। अब ये जो अदर एलिमेंट 1.69, इसमें आपको हैवी एलिमेंट में आता है क्या, आप देखेंगे कि कार्बन आता है, आयरन आता है, उसी तरह से हम लोग देखेंगे ऑक्सीजन इत्यादि होता है। लेकिन अगर हम देखें तो ये जो इतना छोटा आपको लग रहा है 1.69%, इसको अगर हम देखें तो इसको अगर पृथ्वी से तुलना करें तो फिर भी इतना कम होने के बाद भी ये 5628 पृथ्वी के बराबर है। यानी इतना छोटा होने के बाद भी अगर हम एक अर्थ, जिस पृथ्वी पे हम लोग रहते हैं, ऐसे 5628 मास ऑफ द अर्थ आपका होता है। आप ये इसको देख सकते हैं। अब हम लोग सोलर सिस्टम की ही चर्चा कर रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा जो हमारा ग्रह था, मतलब सबसे बड़ा जो सोलर सिस्टम का सदस्य था वो है आपका सूरज। तो सूरज के बाद अब हम लोग सोलर सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे, तो देखेंगे देखिए, जब हमारा सौर मंडल, सोलर सिस्टम बन रहा था, हमने तो ब्रह्मांड के बारे में पढ़ा, तो सोलर सिस्टम कैसे बना उसके बारे में भी थोड़ा एक नज़र हम लोग देख लें कि सूरज हमारा कैसे बना। तो हमारा सूरज में जो है सबसे महत्वपूर्ण जो थ्योरीज है जिसमें बताया जाता है वो है नेबुलर हाइपोथेसिस या नेबुलर
थ्योरी, यानी सूर्य जो है वो एक निहारिका से बना, एक नेबुला से बना, जिसको सोलर नेबुलर डिस्क मॉडल कहा जाता है, और सबसे मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड थ्योरी यही मानी जाती है दुनिया में। इस पे एक बहुत ही अच्छा वीडियो है जो आपको हम आज, चूंकि वीडियो यहाँ पिन ड्राइव नहीं है तो नहीं दिखा सकते, लेकिन कल हम आपको वो जरूर दिखाएंगे। लेकिन आज इस तरह से समझे, बोर्ड पे मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरह से ये सोलर नेबुलर डिस्क बना। तो ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, प्रारंभ में एक जो था आपको एक नेबुला का झुंड था, चारों तरफ चारों तरफ चारों तरफ इस तरह से था। अब इसमें क्या था कि जैसे कोई चीज आप चक्र नचाते हैं, जिसको एक डिस्क कहते हैं, एक डिस्क क्या आकार का था, वो नाच रहा था। नाचने के बाद जो था हैवियर मेटल्स जो था वो यहाँ जमा होना शुरू हो गया, यहाँ जमा होना शुरू हो गया, यहाँ जमा होना शुरू, फिर आया, फिर यहाँ जमा होना, फिर यहाँ आया, फिर इस तरह से जमा। अब जैसे जैसे ये इसकी मास बढ़ती गई तो इसका ग्रेविटी बढ़ेगा, और जब ग्रेविटी बढ़ेगा तो क्या होगा, उस पर दबाव पड़ेगा। जब दबाव पड़ा तो फिर फाइनली क्या हुआ, फाइनली दबाव पड़ने के पश्चात इसमें इतना ज्यादा दबाव पड़ गया कि इस पे टेम्परेचर इसका इंक्रीज होने लगा। और टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ, तकरीबन आप समझ ले 11 से 12 मिलियन डिग्री सी। अब 11 से 12 मिलियन डिग्री सी जब टेम्परेचर होने लगा तो इसके अंदर क्या हो गया कि जो हाइड्रोजन था और हीलियम था, दोनों में फ्यूजन शुरू हो गया। और ये फ्यूजन शुरू होने के बाद हमारे सूरज, हमारे तारे का जन्म हुआ, और ये हमारा सूरज बना। अब इस सूरज के बाद जो ये सारे चीज थी, ये फिर धीरे 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 अपने एक दायरे में बनते गए, और फिर उससे डिफरेंट डिफरेंट हमारे ग्रह बने। अब ये सूरज हमारा बन गया, यहाँ पे सूरज बन गया। अब इस साइड वाला सब आपका एक शेप ले लिया। ये एनिमेशन में देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहां मैं आपको समझा रहा हूं। ये सूरज था, अब ये क्या हुआ कि सूरज के चारों तरफ, अब जैसे ये आप देख लें तो ये क्या है, मरकरी, बुध ग्रह जिसको बोलते हैं हम लोग, बुध। उसके बाद आपका ये हो गया शुक्र, शुक्र। ये हो गया हमारी पृथ्वी, पृथ्वी। उसके बाद फिर एक और आ गया, तो ये हमारा यहां हो गया मंगल। मंगल। अब इसके बीच में छोटे 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 एस्ट्रॉयड बेल्ट आ गए, मंगल और बृहस्पति के बीच में, जो वो धूलकण थे। क्योंकि यहां पर सूरज की गर्मी लग रही थी और सूरज के गैस जो थे वो काफी आगे इसको धकेल दिया। आगे धकेलने के बाद जो ये सारे थे, यानी कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो ये सारे को हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं, इंटरनल ग्रह, आंतरिक ग्रह। और ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल ग्रह हैं, अर्थात इस सब ग्रह पे आप का जो है ठोस जमीन है, यानी ठोस सतह है। उसके बाद आपका ये जो था वो एस्ट्रॉयड बेल्ट या क्षुद्र ग्रह का बेल्ट होता, एस्ट्रॉयड बेल्ट। अब इसके बाद एक और ग्रह है जो सबसे बड़ा ग्रह था, बृहस्पति। उसके बाद फिर आपका है शनि, ठीक है। उसके बाद है यूरेनस, और फिर फाइनली है नेपच्यून। उसके बाद अगर आप इधर देख लें तो नेपच्यून। तो ये सारा जो है, ये जो आपको हमने बताया, ये सारा आंतरिक ग्रह है। और ये सारा जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाहर वाला ग्रह है उसको कहते हैं ब्राह्य ग्रह या गैसीय ग्रह कहते हैं। अब ये गैसीय ग्रह कितने हैं? 4, जुपिटर और सैटर्न, और एक यूरेनस और आपका नेपच्यून। अब देखिए यहां क्या होता है कि जो जुपिटर और सैटर्न है इसको गैसीय ग्रह कहा जाता है, गैस जाइंट, गैस जाइंट। और ये जो यूरेनस है और ये नेपच्यून है इसको कहा जाता है आइस जाइंट। तो अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि ब्राह्य ग्रह में
गैस जाइंट कौन है और आइस जाइंट कौन है? तो आइस जाइंट आपका हो जाएगा नेपच्यून और यूरेनस, और गैस जाइंट आपका क्या हो जाएगा? जुपिटर और सैटर्न। ठीक है, तो ये सारे 8 ग्रह हैं। इसको हम एक अच्छे एनिमेशन में जो आपको हम दिखाएंगे तो आपको और क्लियरिटी समझ में आएगी। अब हम लोग इसको देखते हैं, एक एक करके देखेंगे कि हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट है, और इसमें हम लोग खास करके ये देखेंगे, जैसे कि आप लोग पहले पढ़ते होंगे, बहुत सारे बच्चे तो जानते होंगे कि प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, लेकिन अब प्लूटो ग्रह नहीं है। प्लूटो को क्या माना जाता है? प्लूटो को ड्वार्फ प्लेनेट माना जाता है, या जिसको कहते हैं हम लोग बौना ग्रह। तो अगर हम बौना ग्रह की बात करें तो हमारे सूर्य मंडल में, ये जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसमें मान्यता प्राप्त अभी 5 बौना ग्रह है, उसको भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए पहले इसको हम मिटा दें, फिर आगे हम लोग आगे चलते हैं। तो ये जो हमारा बौना ग्रह है उसके बारे में बताया कि 5 हमारे बौना ग्रह है। तो हम लोग टोटल देखेंगे तो हमारा सौरमंडल में एक सूर्य है ना? सूर्य, एक ग्रह हो गए टोटल आपके 8। टोटल आपका जो बौना ग्रह है, बौना ग्रह 5 जो आपको मान्यता प्राप्त है, जिसका बाजाप्ता नाम आपको मालूम है, 5। उसके अलावा लाखों एस्ट्रॉइड्स हैं, और आप देखेंगे तो बहुत सारे कुइपर बेल्ट के छोटे छोटे ऑब्जेक्ट आपको मिलेंगे, जिसमें बहुत सारे बोलाइट्स हैं, एस्ट्रॉइड्स वगैरह हैं। और अक्सर एस्ट्रॉइड वगैरह से क्वेश्चन पूछा जाता है यूपीएससी में। हम आपको क्वेश्चन भी देंगे कि किस तरह से इससे क्वेश्चन पूछा भी गया है, और किस तरह से आपको और प्रैक्टिस भी करने के लिए देंगे, ताकि आपको इस सब्जेक्ट से, इससे आपको कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा, एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। आप जब इस मेरे क्लास आप कर लीजिएगा, इस क्लास में आप आ जाइएगा, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा ये सारी चीज़ें। चूँकि हम ये यहाँ जो हम लोग कर रहे हैं ये काफ़ी कम्प्रिहेंसिव क्लास होगा, यानी पीटी और मेंस के बारे में भी ये काफ़ी कम्प्रिहेंसिव होगा। तो चलिए हम एक एक करके देखते हैं, और कोशिश हमारी यही रहेगी कि टोटल हम इसको सोलर सिस्टम यानी जो हमारा ओरिजिन ऑफ अर्थ है इसको पूरा कर लें, और जहाँ तक हो पाएगा हम करेंगे। उसके बाद आगे हम लोग जो बचेगा तो कुछ एनिमेशन वगैरह है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, लेकिन अभी हम पूरा आपको करेंगे। तो पहला ग्रह हमारा है, सूरज के हिसाब से लेते हैं जो इंटरनल ग्रह, वो है बुध। बुध, तो चलिए बुध ग्रह के बारे में हम लोग जानते हैं। यह सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है, और ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। ये भी हमेशा याद रखने की जरूरत होगी कि ये जो ग्रह है ये सबसे छोटा है, और ये सूर्य के सबसे नजदीक है, और इस ग्रह का कोई भी अपना उपग्रह अर्थात सैटेलाइट नहीं है। अब देखेंगे यहाँ जो है, ये जो हमारा बुध है, मान लेते हैं कि ये बुध ग्रह, बुध ग्रह है। तो ये बुध ग्रह पे वायुमंडल लगभग नहीं के बराबर है। तो इस वजह से अब क्या होता है कि जब वायुमंडल नहीं है तो उस पर कोई रोकने वाला चीज भी नहीं है। जो सोलर रेडिएशन जो आता है तो वायुमंडल ही उसको रोकता है, जो हम लोग पृथ्वी पे पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में, लेकिन यहाँ कोई रोकता नहीं है। तो दिन में तो ये काफी 430 डिग्री 430 डिग्री सेल्सियस हो जाता है दिन में इसका टेम्परेचर, लेकिन जब रात आता है तो रात में इसका टेम्परेचर काफी नीचे हो जाता है,
और ये दिन का टेम्परेचर होता है। लेकिन रात का टेम्परेचर देखा तो 180 डिग्री सी, -180 डिग्री, यानी रात में ये -180 डिग्री सेल्सियस हो जाता है और दिन में आपको +430 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इसकी खासियत यह है कि ये सौर मंडल का सबसे घना ग्रह है। ये क्या है? सौर मंडल का सबसे घना ग्रह, ठीक है। ये सौर मंडल का सबसे घना ग्रह, ये भी हमेशा याद रखना है आपको। उसी तरह से इसकी सतह यानी जो हमारा सोलर सिस्टम है उसमें एक ये मात्र ऐसा ग्रह है जिसमें इतना टेम्परेचर डाइवर्सिटी पाया जाता है कि एक तरफ तो आप देख रहे हैं कि 430 डिग्री सेल्सियस हो जाता है दिन में, दूसरी तरफ देख रहे हैं कि निगेटिव में 180 डिग्री हो जाता है, -180 डिग्री हो जाता है। तो इस तरह से देखेंगे तो इसका जो कोर है, बहुत सारी चीजें देखते हैं तो ये जो बुध ग्रह है तो इसका कोर जो है इतना इसलिए घना है कि इसका जो 75% भाग जो है इसका कोर से ही बना है। 75% भाग जो है सो इसके बुध के कोर से ही मिलके बना है। तो इसमें हम लोग देखें तो इसका तकरीबन सूर्य से जो दूरी है, सूर्य से दूरी देखें तो 58 मिलियन किलोमीटर यानी 58 मिलियन किलोमीटर, यानी आप इसको देखें कि 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है ये सूर्य से। कितना दूर है? 5 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है। और ये सूर्य की परिक्रमा जो है वो 88 दिन में करता है, यानी 88 दिन में ये सूर्य का एक चक्कर लगाता है। यानी ये सन है आपका, सूर्य है और ये बुध ग्रह है, तो ये जो एक चक्कर लगाता है वो 88 दिन में लगा लेता है। यानी समझिए कि जो हमारा 365 दिन का साल होता है तो यहाँ 88 दिन का ही ये साल होगा, ठीक है। तो अब ये हम लोग देख लिए ये सारी चीजें। तो चूंकि ये जो काफी रोटेट तेजी में करता है तो डेफिनेटली बात है ये काफी फास्ट मूव कर रहा है सन का। तो ये जो फास्ट मूव करता है तो ये 48 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से करता है। तो ये हमारा ये हो गया आपका बुध। अब हम लोग इसके आगे बुध के बाद शुक्र को देखेंगे। शुक्र काफी ही विचित्र ग्रह में से माना जाता है क्योंकि ये इसको हम लोग को पृथ्वी की जुड़वा बहनें भी कहते हैं। सूर्य से सबसे नजदीक आप देखेंगे तो आपको बुध मिलेगा, लेकिन चूंकि सूर्य से सबसे नजदीक है तो सबसे गर्म उसको होना चाहिए, लेकिन नहीं, वो शुक्र जो है वो बुध से भी गर्म है। तो अगर हम गर्मी की बात करें तो सबसे गर्म ग्रह शुक्र की बात हम लोग करते हैं। तो चलिए, हम सोलर सिस्टम की बात कर रहे थे तो शुक्र ग्रह की बात करते हैं। शुक्र ग्रह की बात करते हैं तो अब हम शुक्र ग्रह पे देखेंगे तो ये 3rd स्मॉलेस्ट प्लेनेट है, ठीक है। ये तीसरा सबसे छोटा ग्रह है। नंबर 1 पे अगर हम देखें तो पहला हमने देखा कि नंबर 1 पे जो हमारा प्लेनेट है वो बुध है। नंबर 2 पे कौन सा है? मंगल है। और नंबर 3 पे ये शुक्र है। शुक्र का है 3 पे, यानी इसके आकार के आधार पे अगर हम देखें तो ये तीसरा सबसे छोटा ग्रह है, चौथा पृथ्वी, ठीक है। तो नंबर 1 बुध हो गया, नंबर 2 मंगल, नंबर 3 वेनस, नंबर 4 यानी वेनस मतलब शुक्र, और नंबर 4 आपका हो गया पृथ्वी। तो ये सबसे छोटा है। इसका अब देखेंगे तो तकरीबन व्यास जो है वो पृथ्वी से थोड़ा सा मिलता जुलता, यानी समझिए पृथ्वी और इसमें थोड़ा सा डिफरेंसेस है, थोड़ा सा छोटा है ये पृथ्वी से, लेकिन ये लगभग पृथ्वी का, इसीलिए चूंकि ये पृथ्वी के तरह ही देखने में उसी के साइज आकार का है। अगर हम देखें तो ये इसका मास देखें, अगर वेनस का मास अगर देखें तो पृथ्वी का 80% है, यानी जो हमारी पृथ्वी है उसका 80% मास जो है वो आपका
वेनस का है। उसी तरह इसका घनत्व देखेंगे कि जितना हमारा पृथ्वी घनत्व उससे कितना है, तो डेंसिटी की अगर हम बात करें तो ये लगभग 95% है। इसीलिए इसका जो 95% डेंसिटी है, इस सब को देखते हुए इसको पृथ्वी की जुड़वां बहनें भी कहा जाता है। तो कभी कभी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि पृथ्वी की जुड़वां बहनें कौन से ग्रह को कहते हैं, तो वो आपको वीनस है। ये सारी चीजें हैं वीनस के बारे में। तो उसके बाद हम लोग देखें तो इसका जो टेम्परेचर है, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट, अगर इसका हम व्यास तो 12,104 किलोमीटर है इसका, आप देखेंगे व्यास। तो फिर इसका व्यास अगर हम देखेंगे तो एक चीज और आप देखेंगे कि जैसा कि मैं अभी आपको कह रहा था कि ये सूर्य है, ये सूर्य है और ये बुध है, या फिर ये पृथ्वी के बारे में हमने कहा था, तो कैसे है, ऐसे आपका है। इसका ऑर्बिट कैसे है, ऐसे है ऑर्बिट। लेकिन यानी इस तरह के ऑर्बिट को कहते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट, ठीक है। तो ज्यादातर जितने भी ग्रह हैं उसके इलिप्टिकल ऑर्बिट है, लेकिन वेनस एक ऐसा खास ग्रह है जिसका ऑर्बिट इलिप्टिकल नहीं है, बल्कि इसका ऑर्बिट जो है वो पूरी तरह से सर्कुलर है। यानी इस तरह से ना होकर के एकदम गोल गोल टाइप से आप देख लें इसको, गोल एकदम बीच में सूरज। तो इस तरह से वेनस का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर है। इसकी सूर्य से दूरी तो 108 मिलियन किलोमीटर है, 108 मिलियन किलोमीटर, यानी 10 करोड़ 80 लाख किलोमीटर दूर है ये सूर्य से। लेकिन अगर हम देखें तो एक तो ये भी है कि ये हमारा जो जितने भी ग्रह हैं, जैसे हम लोग मंगल पे जाते हैं या बुध पे या कहीं भी अपना यान वैज्ञानिक छोड़ते हैं, तो वहाँ जाने के लिए जो होता है, तो दूरी की बात अगर हम करते हैं तो ये सबसे नियरेस्ट प्लेनेट है हमारा वेनस। लेकिन वेनस की एक खासियत ये है कि इतना नज़दीक होने के बाद भी हम लोग मंगल पे जा रहे हैं, वेनस पे क्यों नहीं जा रहे हैं। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, या आप मुख्य परीक्षा में भी देख लें इसमें कि क्या कारण है कि वेनस इतने नज़दीक में होने के बावजूद भी, पृथ्वी के तरह होने के बावजूद भी हम उस पर नहीं खोज कर रहे हैं और हम खोज कर रहे हैं मंगल ग्रह पे, क्या कारण है। तो उसके मुख्य कारण ये है कि जो हमारा वेनस है वो आपका सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है, यानी सबसे गर्म ग्रह है। यानी इसका जो सरफेस टेम्परेचर है, या आप देखेंगे तो 464 डिग्री सी। अब बताइए, इतना गर्मी पे शीशा भी पिघल जाता है, तो इतना गर्मी पे कोई भी यान नहीं। वेनस पे जाने के कई प्रयास हुए, आप अगर देखेंगे, जैसा कि मैंने बताया, अक्सर मैं अपने बच्चों को बताता हूं जब मैं पढ़ाता हूं कि देखिए आप ट्रेडिशनल बुक तो पढ़ें ही पढ़ें, जो खास करके एनसीईआरटी वगैरह है वो पढ़ें, अदर्स गाइड वगैरह ना पढ़ें जो ओल्ड अपडेटेड हो। चूँकि यूपीएससी या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जब होता है तो वो आपको करंट से उसको जोड़ के आपसे क्वेश्चन पूछता है, और आप अगर पुराना चीज़ शुरू करेंगे, जैसे कि अभी देखिए ये आधुनिक तकनीक है हम लोगों के सामने, अगर हम आधुनिक तकनीक का यूज़ करके करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हल करेंगे, सटीक क्वेश्चन बता पाएंगे, मुख्य परीक्षा में सटीक जवाब दे पाएंगे। और जब तक कि आप में सटीकता नहीं आएगी, आप सही जवाब नहीं दे पाएंगे, तो फिर कैसे कामयाब होंगे। तो ये सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए। तो चलिए, तो हम लोग वेनस की बात कर रहे थे, तो ये आपका सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट है। तो इससे पहले 2 यान गया, तो वो यान वहाँ सर्वाइव नहीं कर पाया। जितना भी यान गया है वेनस की, वो ज़्यादातर फ्लाई बाय किया है, यानी कि उसके पास से गुजरते हुए चला गया है। इस बार अमेरिका ने 2, एक तो डविंसी प्लस है, इसका एक यान है, वो अभी छोड़ने वाला है वेनस के लिए। तो ये तो हम लोग बाद में इसका जिक्र करेंगे, करंट अफेयर्स अगर होगा तो उसमें हम लोग कुछ चर्चा अगर करेंगे साइंस वगैरह पे तो देखेंगे। तो वेनस जो है वो सूरज को घूमने, मतलब सूरज का जो ऑर्बिट है वो करने में 225 दिन लगाते हैं।
225 दिन यानी पृथ्वी का, अर्थात इसका एक साल 225 दिन का होता है। लेकिन ये अपने अक्ष पे जो घूमता है, एक अपने अक्ष पे उल्टा घूमता है। ये भी एक खासियत है कि जिस तरह से हमारे यहाँ सूर्य उदय कब होता है, पूरब से, और अस्त पश्चिम से होता है, लेकिन इसका उल्टा है। अब वेनस में अगर आप होंगे तो आपका सूर्य उदय होगा पश्चिम से और अस्त होगा पूरब में, उल्टा। लेकिन वहां एक दिन जो होगा वो एक दिन होगा 243 दिन, पृथ्वी के 243, यानी वेनस का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होगा। अर्थात सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है वेनस अर्थात शुक्र, जिसका दिन जो है वो साल से बड़ा होता है। साल तो 225 दिन में ही हो जाता है पृथ्वी का, लेकिन उसका एक दिन 243 दिन में होता है। ये भी एक वेनस की खासियत है, एक वेनस की यूनिकनेस है, जिसके बाद हम लोग करते हैं। तो ये हो गया। तो इसका टिल्ट जो है वो सारी चीजें हैं कि ये पूरी तरह से इसका इलिप्टिकल ऑर्बिट है, झुकाव भी काफी कम है, जैसे 3 डिग्री पे ये झुका हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ मौसम का भी प्रभाव नहीं होता है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि ये जो गर्म है इतना, ये गर्म क्यों है? जैसा कि मैंने अक्सर पूछा है, बताया है बच्चों को कि जब आप एक गाइड पढ़ते हैं तो गाइड में डेटा तो आपके पास मौजूद होता है, लेकिन उसके कारण क्या है ये पता नहीं होता। और जब तक कि आपके पास कारण नहीं होगा तब तक आप अदर कंपटीशन तो निकाल पाएंगे, लेकिन सिविल सर्विसेज बहुत ही मुश्किल होता है निकालना। सिविल सर्विसेज में आपको कंसेप्ट को समझना बहुत जरूरी होता है कि अगर गर्म है तो गर्म है क्यों। तो चलिए इसके बारे में हम लोग कहते हैं। तो इसका जो एटमॉस्फेयर है, जो वेनस है हमारा, उसका एटमॉस्फेयर काफी ठीक होता है, यानी इतना ज्यादा ठीक है कि जितने भी सोलर रेडिएशन आते हैं सब उसी के अंदर रह जाते हैं। उसके अतिरिक्त वहां क्या होता है कि वॉल्केनिक एक्टिविटीज उसके सरफेस पे, वेनस के सरफेस पे लगातार चलता रहता है। और इस वॉल्केनिक एक्टिविटीज और उस सोलर रेडिएशन के आने के पश्चात ये जो होता है ये एक हिल टाइप का बन जाता है। आपका जो वेनस है काफी गर्म, यानी उसका टेम्परेचर आपका हो जाता है 464 डिग्री सेल्सियस। इस वजह से ये गर्म होता है। तो क्यों गर्म होता है अब आप समझ गए। तो ये सारी चीजें भी जानना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी होता है, जिससे आपको क्लास और टीचर की जरूरत पड़ती है। और तो चलिए आगे हम इसके बाद वेनस के बाद पृथ्वी में तो हम लोग पृथ्वी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे ही। तो मंगल, चूंकि अब शायद हमारा समय हो चुका है,